अपन ने देखो स्टार्टिंग कहाँ से की कि इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर अपन ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आई तो अपने को एक टर्म समझनी पड़ी, दैट इज इकोनॉमी। ये इकोनॉमी पढ़ना पड़ा। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अपन ने स्टार्ट किया था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अपन ने पढ़ा 10 मार्क्स का, टोटल यूनिट 10 मार्क्स की आएगी अपने पास। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया। और चैप्टर 1 में टोटल कितने टॉपिक्स पढ़े अपन ने? 5 टॉपिक पढ़े। कितने पढ़े? 5। सबसे पहला क्या था अपने पास? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। दूसरा था स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के बाद अपन ने कहा 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर अपन ने पढ़ा इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज। और इंटरसेक्टरल फ्लोज के बाद अपन ने पढ़ा दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं। नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करने को बोले तो क्या निकालेंगे अपन? क्या निकालेंगे? ये याद होना चाहिए, एनएनपीएफसी। अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को बोले तो क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपीएफसी। फिर इसमें कुछ टर्म्स आई जैसे कि इनकम। इसमें कुछ टर्म आई जैसे कि इनकम। फिर इसमें एक टर्म और आई, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो इनकम में आ गए दोनों पार्ट। नॉर्मल रेजिडेंट के बाद अपन ने पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ये पढ़ लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी। डेफिनेशन क्लियर हो गई थी यहां तक। डेफिनेशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा? कन्वर्जन। क्या सीखा? कन्वर्जन। फिर कन्वर्जन करने के बाद ये कन्वर्जन किस चीज का, कौन सा कन्वर्जन था? नॉर्मली ग्रोस से नेट पे, है ना, वो था। इसके बाद आपने पढ़ा जीडीपी। फिर जीडीपी के 2 टाइप्स थे, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। फिर अपन ने इन दोनों का कन्वर्जन सीखा, है ना। जीडीपी का इन दोनों का क्या सीखा अपन ने? कन्वर्जन। नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे कैसे जाएं, रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी पर कैसे जाएं। यहां तक बात समझ में आ गई। और जीडीपी पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा वेलफेयर। फिर अपन ने पढ़ा जीडीपी एंड वेलफेयर। और इसी की क्या थी आपके पास? लिमिटेशंस थी। ये अपन ने अभी तक पढ़ा है। और अगर किसी बच्चे को ये सारे टॉपिक्स इस तरीके से याद हैं कि पूरा हमने पढ़ा क्या क्या है, तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये होनी चाहिए पढ़ाई ऑलवेज। जब भी हम कितना जितना हम पढ़ चुके हैं उतना हमें क्या होना चाहिए? टिप्स पे होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तब तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। अदरवाइज कुछ आता है और कुछ नहीं आता, कुछ कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस तभी रहता है जब पूरा सिलेबस का माइंड मैप आपके लिए तैयार हो कि हर चैप्टर में इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, सब आपको आना चाहिए। सेम चीज को आपको बीएसटी में फॉलो करना चाहिए। बीएसटी में भी यही होना चाहिए, है ना, कि आपको हर चैप्टर के टॉपिक्स पता होने चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि उसके बिना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कभी भी, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक। लास्ट में एक ही बोर्ड पर, यहीं पर इतनी सी स्क्रीन के ऊपर हम सारे चैप्टर्स लिखकर और रिवाइज कर लेंगे। ठीक। ये किया हुआ है। माइक्रो में मैक्रो में बहुत आसानी से हो जाता है। लास्ट डे अगर 2 घंटे मैक्सिमम लगते हैं जिसमें पूरी बुक आप पढ़ डालोगे एक साथ बिना देखे, तो वो लेवल अपने को पहुंचना है।
सबसे पहले अपन ने स्टार्ट की थी कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से होती है, बड़े ध्यान से सुनना जिसने नहीं पढ़ा है पहले स्टार्टिंग से। हमने कहा स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज यूनिवर्सल फैक्ट, रिसोर्सेज कम है और ये प्रॉब्लम सबके साथ है, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। क्लियर है? तो हमने कहा रिसोर्सेज कम है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। प्रॉब्लम सिर्फ अगर रिसोर्सेज कम होते तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई? जो रिसोर्सेज कम है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। मैंने कहा था अगर मिल्क है उसका एक ही यूज हो, ड्रिंकिंग पर्पस। अब अगर हमारे पास 5 लीटर मिल्क है तो सोचने की जरूरत क्या है, जब तक है तब तक पी लो, जब खत्म हो जाए तो चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, कुछ दिक्कत तो है ही नहीं। दिक्कत कहाँ अराइज हुई? जहां पर मिल्क के मल्टीपल यूजेज हैं। आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, आप दही के लिए यूज कर सकते हैं, पनीर के लिए यूज कर सकते हैं। तो वहां हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना, किस किस पर्पस के लिए इसको एलोकेट करें, बांटे या यूज करें। समझ में आया? तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसी को अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या हमें चॉइस करनी पड़ गई कि इनमें से किस पर्पस के लिए कितना कितना यूज करें? दूसरा एग्जांपल आपको दिया था, बर्थडे पर आपको 5,000 रुपए मिले, आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, अपने लिए ड्रेस परचेज करने का, खुद खाने पीने का, दोस्तों को खिलाने पिलाने का, या हो सकता है सिर्फ सर को पार्टी दे दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बजट, आपके पास जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, उसके यूजेस बहुत कुछ हो सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में चॉइस करनी पड़ गई। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती है। हर चीज में आप लगा रहे हो, यही चीज लगा रहे हो। टाइम है आपके पास, टाइम लिमिटेड है, उस टाइम को आपको कहाँ लगाना है? पबजी खेलना है, फ्री फायर खेलना है, या कोई टीवी सीरियल देखना है, या पढ़ना है? पढ़ना तो लास्ट में आता है, नीचे वाली लिस्ट में आता है ना। खेलना वाला सब ऊपर आएंगे, सबसे लास्ट जो प्रायोरिटी होगी वो क्या है? पढ़ना है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी यूज होती है। कहीं पर भी जब हमें चॉइस करनी पड़ती है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज लिमिटेड ऐसा नहीं है क्वांटिटी में लिमिटेड है, हमारी इच्छाएं ज्यादा है। 5,000 बहुत होता है लेकिन इच्छाएं ज्यादा है ना, कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। प्रॉब्लम तो वो है। तो रिसोर्सेज तो ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें ह्यूमन वांट्स के, तो वांट्स बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए रिसोर्स कह रहे हैं कि कम है। और जब मल्टीपल यूजेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए कितना कितना एलोकेट करें। समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या है? जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जब इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स arising out of the fact that the resources are scarce in relation to their wants and scarce resources have alternative uses। याद हो चुका है सबको? फिर अपन ने बात करी, देखो दो चीजों की वजह से हुआ, एक तो रिसोर्स कम है वांट्स के कंपैरिजन में, और दूसरा उनके यूजेस ज्यादा हैं। अगर सिंगल यूज होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब पढ़ा फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे। छोटे लेवल का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। पूरी इकोनॉमी से कुछ भी कम पढ़े होगे। इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है। 11th क्लास में आपने यही पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो, नहीं तो ऑनलाइन में कैसे पास हुए वो हमें पता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ऑनलाइन में तो दोस्तों के सारे, हाँ भाई आंसर भेज, ग्रुप पहले बन जाते थे, चीटिंग का पूरा प्लान, पेपर आएगा तो उन्हें भेज देना आंसर, यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई माइक्रो की? कि छोटे लेवल पर, मतलब जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे कि बता उसके पास, कंज्यूमर के पास क्या है? इनकम लिमिटेड है। अब उसको वो कैसे खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते थे। थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा है आपने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है। फिर दूसरा अपन पढ़ते थे इसी में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोड्यूसर के पास भी पैसा लिमिटेड है खर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो कहां पर इन्वेस्ट करे जिससे उसको क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसके लिए भी हम यही पढ़ते थे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। पूरी इकोनॉमी के लेवल पर क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड,
अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, तो ये सारी बात करेंगे। देखो एग्रीगेट डिमांड किसमें, स्टॉक एंड फ्लो, वो तो अलग चीज है कॉन्सेप्ट, वो माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं है, वो तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। स्टडी के लिए तो जैसे आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी होगी। गवर्नमेंट बजट वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो चैप्टर्स हैं आपके पास वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, जो आपने पहले पढ़े हैं वो सब माइक्रो थे, अब जो पढ़ोगे वो मैक्रो है। बहुत आसान सी चीज़ है, मैक्रो में कुछ है ही नहीं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं, बहुत आसान आसान चैप्टर्स हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जैसे नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, बैंकिंग की बात करते हैं, या आपने बात कर ली दैट इज एग्रीगेट डिमांड। देखो मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है, बट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब जितने भी प्रोडक्ट हमने गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में प्रोड्यूस किए हैं उन सब की डिमांड, एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहे। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। फिर आया इकोनॉमी क्या है, तो हमने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स अबाउट द नेचर एंड लेवल ऑफ economic activities in that particular area. It shows how the people of the concerned area earn their living. समझ में आ गई थी बात? ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, जैसे यूएस इकोनॉमी पूरी यूएस की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, राजस्थान इकोनॉमी राजस्थान की बात हो रही है। तो हमने कहा ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, वहां पर जो लोग रहते हैं वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं और किस लेवल पर, मीन्स उनका वॉल्यूम क्या है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब हमें बताता है। उस सिस्टम को हम कह रहे हैं कि वो क्या है अपने पास, इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? फिर अपन ने इसमें बात करी इकोनॉमी होने के बाद, हमने ये कहा कि वहां पे जो लोग हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमें एक सिस्टम बताता है। उस सिस्टम को ये अपन कहते हैं इकोनॉमी। ये सब तो बेसिक्स थे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमें पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है, सब पता होने चाहिए। अब 12th क्लास में यहाँ से स्टार्ट हुआ नेशनल इनकम, फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स की, पहला चैप्टर 5 टॉपिक। सबसे पहले दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को क्लासिफाई करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, एक फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which are ready for use by their final users and value is not to be added। 3 पॉइंट करें, which have crossed the boundary line of production, which are ready for use by their final users and value is not to be added। फाइनल यूजर कौन होगा? क्या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर है तो उन गुड्स को क्या कहते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है तो गुड्स को क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर निकालना है तो कंजप्शन गुड्स प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स अपोजिट, 3 पॉइंट, विच हैव not cross the boundary line of production, which are not ready for use by their final user and value is still to be added। मैंने कहा था 2 चीजें होती हैं, एक प्रोडक्शन और एक वैल्यू एडिशन। दोनों कंप्लीट हो चुके हैं तो वो फाइनल गुड है। प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट हो चुका, अब उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी तो वो क्या है आपके पास? फाइनल गुड। लेकिन अगर दोनों में से एक भी नहीं हुआ है, क्या तो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है या तो वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर वो क्या होगा आपके पास? इंटरमीडिएट गुड। तो हमने कहा इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म आइदर एज रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल। क्लियर? यहां तक हमने कहा था कि एक रिटेलर ने शर्ट खरीदी होलसेलर से 900 रुपीज में और उसको वो कस्टमर को 1000 रुपए में बेचेगा, 1000 में सेल करेगा, तो ये शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। 100 रुपए जुड़ेंगे कस्टमर को देने से पहले। फिर अपन ने बात करी क्या अपन लिस्ट बना सकते हैं कि ये तो फाइनल गुड है और ये इंटरमीडिएट गुड है? नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही गुड
द सेम गुड मे बी अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड। वही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। एंड यूज पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लिया, अगर पेपर परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट फाइनल गुड है, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर इंटरमीडिएट गुड है, वो खरीदेगा उसको रॉ मटेरियल के तौर पे बुक में यूज करेगा प्रिंट करने के लिए। हमने कहा मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड, बट मिल्क यूज्ड बाय रेस्टोरेंट्स फॉर मेकिंग और सर्विंग टी और कॉफी, उसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड। फिर हमने कहा पढ़ क्यों रहे हैं, ये फाइनल गुड है ये इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल लिया था, वुड खरीदी 10,000 की, वुड से चेयर बनाई, चेयर को 20,000 में बेचा, तो ये 20,000 के अंदर 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए दोबारा से ऐड नहीं करना। और फिर भी दोबारा से ऐड कर दिया आपने वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, देन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने बात करी इसी में, दैट इज कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। कंज्यूमर गुड्स को ही क्या कहते हैं अपन, कंजप्शन गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, विच आर कंज्यूम्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसके कितने टाइप्स बनाए, 4। कौन कौन से, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल जिसकी लाइफ लंबी हो, 3 to 5 years और मोर। क्या बार बार यूज कर सकते हैं, यस, कैन बी रिपीटेडली बी यूज, बार बार कर सकते हैं, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। एग्जाम्पल है कार, एसी, है ना, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी ले सकते हो आप जो लंबे समय के लिए चलता है। फिर आया सेमी ड्यूरेबल जिनकी लाइफ 1 साल के आसपास है, 1 year और स्लाइटली मोर। इसमें आपने कहा क्या यूज किए जा सकते हैं 1 साल तक, यस, कैन बी रिपीटेडली यूज्ड, और इनके कंपैरिजन में रिलेटिवली लो वैल्यू। एग्जांपल क्लोथ्स हैं, टॉयज हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम जो 1 साल के आसपास चलते हैं। फिर अपन ने बात करी नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का दूसरा नाम सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड। सिंगल एक्ट कंजप्शन गुड दैट इज यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार में कंज्यूम हो जाता है, कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड, और इनकी वैल्यू जब एक बार में कंज्यूम हो जाएंगे तो कम होगी, दैट इज लो वैल्यू। और लास्ट में इसमें एग्जांपल लिया टूथपेस्ट, ब्रेड, बटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब एग्जांपल लिए। और सर्विसेज को अपन ने डिफाइन किया, सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स मतलब जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, तो सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्लियर यहां तक? सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, लॉयर सब आ सकते हैं इसमें। यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा इसी में ही, ये पढ़ने के बाद कि हमने कहा क्या इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कैपिटल गुड है ये कंज्यूमर गुड है? नहीं, एक ही गुड कैपिटल गुड भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज, उसके एंड यूज पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल लिया सिलाई मशीन का, स्विंग मशीन। स्विंग मशीन अगर घर वाले यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं, घर पर यूज करते हैं, तो फाइनल कंज्यूमर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड है। और अगर वही एक टेलरिंग शॉप में टेलर यूज कर रहा है एज अ फिक्स एसेट, तो वो उसका फिक्स एसेट है, इसलिए क्या है, कैपिटल गुड। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने बात करी क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स? नो, क्योंकि अभी स्विंग मशीन का एग्जांपल लिया, डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। फिर हमने कहा प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स एक तो होते हैं आपके पास प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स, और दूसरा होता है उसका रॉ मटेरियल। जो फिक्स एसेट है उनको क्या कहते हैं अपन, कैपिटल गुड्स। तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, यस, बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होंगे? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी होता है। क्लियर यहां तक? तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया पहला। दूसरा आ गया स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। Stock refers to a quantity which is measured at a particular point of time। जिसको ये देखता है ना, ये इस टाइम पर कितना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे आपके बैंक में बैलेंस कितना है फिलहाल,
आपके पॉकेट में मनी कितना है अभी, टैंक में पानी कितना है अभी, तो कोई भी चीज को अभी आपने बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है, अभी तुरंत आपके पास फिलहाल आज की डेट में प्रॉपर्टी कितनी है। तो जब भी हम कोई चीज को मेजर कर रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जब हम किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, जो टाइम के हिसाब से वेरी करेगा, उसको अपन बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो रेफर्स टू अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपसे पूछा जाए इनकम, तो इनकम कैसे बताएंगे, क्या तो पर मंथ, या तो पर क्वार्टर, या तो पर एनम। प्रोडक्शन पूछें तो प्रोडक्शन में भी यही बताओगे कि पिछले साल की प्रोडक्शन बतानी है, इस लास्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन बतानी है, लास्ट मंथ की प्रोडक्शन बतानी है, या पिछले 10 साल की प्रोडक्शन बतानी है, उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या कहा कि स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, जबकि फ्लो में टाइम की डायमेंशंस देखेंगे कहां से कहां तक, दैट इज फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। स्टॉक इंपैक्ट्स फ्लो, फ्लो इंपैक्ट्स स्टॉक। एंड लास्ट में एग्जांपल पढ़े, कैपिटल स्टॉक, वेल्थ स्टॉक, वाटर इन अ टैंक, बैंक बैलेंस, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी मैंने बताया था चैप्टर नंबर 5 में आएगा, आपके पास 4 में आएगा, मनी वाला जो चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग यूनिट है, उसमें मनी में आएगा आपके पास। मनी में उसमें दो ही टॉपिक है, एक मनी की डेफिनेशन और एक सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देश के लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं अपन सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर यहां तक। फिर अपन ने फ्लो की बात करी थी, फ्लो में एग्जांपल क्या आएंगे, इनकम, सेविंग्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, ये सब इसमें आएंगे, लीकेज फ्रॉम द वाटर टैंक, ये सब क्या है आपके पास। जैसे पानी कितना बह गया वो डिपेंड करता है कितने टाइम की बात कर रहे हो, पिछले 1 मिनट में या पिछले 5 मिनट में, दोनों में अलग अलग क्वांटिटी आएगी। तो अपन वो कह रहे हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, ये भी हो गया था। 4 सेक्टर्स ऑफ द एन इकोनॉमी, कितने सेक्टर्स होते हैं, 4। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, एंड लास्ट एक्सटर्नल सेक्टर या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सबसे पहले अपन ने बात करी हाउस होल्ड सेक्टर, सब में 2-2 लाइन याद करी थी। हाउस होल्ड सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर्स हैं, हम लोग कंज्यूमर्स ही तो हैं, तो हम सब हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। ये क्या होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर यहां तक। फिर आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर में आता कौन है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द इकोनॉमी, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, वो सब प्रोड्यूसर सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये करते क्या हैं, ये हाउस होल्ड सेक्टर से क्या तो किराए पर लेते हैं या तो खरीद लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे हायर और परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द household sector. Government sector, it includes government as a welfare agency and government as a producer. Government as a welfare agency performs such functions as of law and order and defense. बात समझ में आती है यहां तक। फिर अपने एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें भी 2 बातें थी। It includes all the activities related to export and import of goods and services and the flow of capital between the domestic economy and the rest of the world, between the domestic economy and the rest of the world। इस तरीके से ये भी याद हो गया था। इंटरसेक्टरल फ्लोज, तो मैंने बताया कि सारे सेक्टर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। उसके लिए अपन ने पढ़ा कि हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द गुड्स, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजप्शन। फिर अपन ने कहा कि ये गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे तो तब प्रोड्यूसर सेक्टर वाले, जब इनको क्या मिलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने कहा कि ये दोनों सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर पर। बोथ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और गवर्नमेंट सेक्टर इन दोनों पर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट को यहीं से पैसा आता है, तो गवर्नमेंट भी इन पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से सारे सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दिस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सेक्टर्स लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोज, क्योंकि आपस में डिपेंडेंट है इसलिए लेन देन इनको करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इंटरसेक्टरल फ्लोज। फिर हमने कहा इंटरसेक्टरल फ्लोज 2 तरीके के होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।
फिर हमने कहा फ्लो, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, ये कौन सा है, रियल फ्लो। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर इनको पैसा देगा, ये क्या है, मनी फ्लो। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, रियल फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, मनी देगा, ये क्या है, मनी फ्लो। तो अपन ने क्या कहा, मनी फ्लो होता ही क्यों है, क्योंकि रियल फ्लो हुआ। तो मनी फ्लो इज द रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। बात समझ में आ गई यहां तक। फिर अपन ने बात करी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अपन ने कहा प्रोडक्शन, तीन प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली रहती है। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो इससे हाउस होल्ड्स की इनकम जनरेट होती है। भाई प्रोड्यूसर सेक्टर ने अगर प्रोडक्शन किया तो हाउस होल्ड्स की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास है, तो उनको क्या मिलेगी, इनकम। और जब इनकम होगी तो वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो फिर दोबारा से डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन की। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। तो अपन ने कहा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। Each activity is the cause as well as the consequence of the other activity. The production in the producer sector, production by the producer sector generates income for the households, and expenditure by the households generates further demand for production. This way अपने का ये तीन जो प्रोसेस हैं ये continuously मूव करते रहते हैं, like 3 dots in a circle। बात समझ में आ गई। ये सब आपको पढ़ना था, एक बार इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये एक दिन में रिवाइज कर लिया अपन ने। अब आ गया था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं अपन, एनएनपीएफसी। किसको बोलते हैं, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो किसने कमाई हो, अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई थी कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year। जी क्या हुआ, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। हमने कहा ये सम टोटल है सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स का। तो इनकम कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। कौन कौन सी, एक फैक्टर इनकम और दूसरी ट्रांसफर इनकम। अपन ने कहा फैक्टर इनकम्स क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में मिलती है आपको रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये आपके पास क्या है, फैक्टर इनकम, जो कुछ करने के बदले में मिले, काम किया उसके बदले में, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में। तो मैंने कहा था डिवेंचर्स परचेज कर ली, किसी कंपनी के इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या ये फैक्टर इनकम है, यस। आपने किसी को कोई सर्विस दी, उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो क्या ये फैक्टर इनकम है, यस। फिर ट्रांसफर इनकम की बात करिए, फ्री की इनकम है, वन साइडेड यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं, जैसे गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन। 2 तरीके की पेंशन है, एक रिटायरमेंट पेंशन और एक ओल्ड एज पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन तो उसको ही मिलेगी जिसने काम किया है, तो वो फैक्टर इनकम है। बट ओल्ड एज पेंशन जिसकी भी एज एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है उसको मिल रही है, तो ये किसी को भी मिल रही है विदाउट कोई वर्क में, फ्री में मिल रही है, तो इसलिए ये क्या है, ट्रांसफर इनकम। तो अपन ने कहा जब अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम लेंगे, फैक्टर इनकम्स को लेंगे। कौन सी फैक्टर इनकम, जो किसने कमाई हो, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो। अब नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन, नॉर्मल रेजिडेंट अ पर्सन हु इज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो अपन ने कहा ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन अ कंट्री का मतलब क्या है, वो उस कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड से रह रहा हो। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई का मतलब क्या है, वो अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में कंडक्ट करता हो। नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए सिटीजनशिप रिक्वायर्ड नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट नहीं करते। एम्बेसडर्स, ऑफिशियल्स, कॉन्सुलेट्स, ये सब जो भी हैं आपके पास में, ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इनकी पोस्टिंग कहाँ है, किस कंट्री में, उससे मतलब नहीं है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। और बॉर्डर वर्कर्स भी जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत। तो अपन ने ये नेशनल इनकम पढ़ लिया कि नेशनल इनकम में क्या कहा कि अपन फैक्टर इनकम्स को लेंगे जो किसने कमाई, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। कहां से कमाई नहीं बताया, तो चाहे इंडिया में कमाई हो या इंडिया के बाहर कमाई हो, तो इंडिया के बाहर कमाई हो दैट इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर यहां तक।
फिर हमने कहा डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं, एनडीपीएफसी। क्या, एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो किसने कमाई नहीं बताया, कहां कमाई, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो अपन ने कहा ये सम टोटल, इसमें भी क्या लेंगे, सिर्फ फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम नहीं लेंगे, ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे, ऐसी फैक्टर इनकम लेंगे जो कहां जनरेट हुई हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसने कमाई हो, किसी ने भी कमाई हो, चाहे रेजिडेंट ने चाहे नॉन रेजिडेंट। तो हमने कहा फैक्टर इनकम चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, बस कमाई कहां हो, इंडिया के अंदर, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या था वो अपन ने समझा। अपने का डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इकोनॉमिक टेरिटरी से। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब कौन सी टेरिटरी से नहीं है, पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं है। और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और जहां पर हमारे पीपल, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हो। तो हमने कहा इकोनॉमिक टेरिटरी रेफर्स टू अ ज्योग्राफिकल लोकेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय आवर गवर्नमेंट एंड वेयर आर कैपिटल, पीपल एंड गुड्स कैन फ्रीली सर्कुलेट। मैंने कहा था डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ एक चीज इंक्लूड और एक चीज एक्सक्लूड। बाहर पाकिस्तान में, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी होगी, क्या वहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा? यस। क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा? यस। तो हमने कहा इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये इंक्लूड करेंगे। और एक्सक्लूड क्या करेंगे? जो इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज है, पाकिस्तानी एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी है, क्या वहां हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। दैट इज फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इसके अलावा और कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे मैंने कहा था ब्रांच ऑफ एसबीआई इन जापान है, तो जापान के अंदर एसबीआई की ब्रांच है, क्या वो वहां पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है? नहीं। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी मान लो एमएनसी है, क्या उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा? यस। बाहर वालों का नहीं होगा। इंडिया के अंदर सिर्फ इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात ध्यान रखना आपको, ये जरूरी है, ये आपको इस वीक में ही काम आने वाली चीज है। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको ये बताया, कन्वर्जन की बात बताई थी। तो मैंने कहा अगर आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना चाहते हैं तो दो चेंजेस हैं, एक तो ये इसके अंदर नहीं है, ये इसमें ऐड कर दो, और दूसरा ये इसमें से माइनस कर दो। तो ऐड क्या करेंगे डोमेस्टिक इनकम में? फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या माइनस करेंगे? फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसी को अपन ने क्या कहा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जब अपन ने ये कहा कि हम बाहर से 100 रुपए कमा कर लाए, बाहर वाले यहां से 20 रुपए कमा कर ले गए, हमने नेट बाहर से कितना कमाया, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज 80। क्लियर यहां तक? तो ये डिफरेंस क्या होता है नेशनल और डोमेस्टिक में? NFIA का होता है, और NFIA का मतलब फ्रॉम अब्रोड है, ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और अगर सिर्फ आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा हो तो इसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस कर देंगे। अगर आपको ऐसा दे रखा हो नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, तो नॉर्मल रेजिडेंट में से नॉन रेजिडेंट को माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आ गया था कन्वर्जन। फिर अपन ने कन्वर्जन सीखा। तो अपन ने कन्वर्जन में क्या कहा कि 4 और 2, तो 4 बड़ा है, 4 से 2 पर जाने के लिए क्या करेंगे? -2, और 2 से 4 पर जाने के लिए क्या करेंगे? +2। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे यहां पर अपन ने कहा ग्रोस और नेट, बड़ा कौन सा? ग्रोस। डिफरेंस किस चीज का? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब नेट छोटा है, नेट से ग्रोस पर जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रोस बड़ा है, बड़े से छोटे पर आने के लिए, ग्रोस से नेट पर आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल और डोमेस्टिक, डिफरेंस किस चीज का? NFIA, बड़ा कौन सा? नेशनल। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस NFIA। क्लियर यहां तक? और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा हो तो अपन क्या कर लेंगे? साइन चेंज कर लेंगे। फिर अपने पास बात आई मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जो प्रोड्यूसर को पड़ा इंक्लूडिंग प्रॉफिट, उसके बाद जब वो मार्केट में जाता है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, और अगर कोई सब्सिडी होती है तो वो माइनस होती है। तो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस बढ़ता है, किससे बढ़ेगा? NIT से। तो मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे? फैक्टर कॉस्ट से। कितना डिफरेंस है? NIT। तो अपन ने कहा कि मार्केट प्राइस बड़ा है, तो बड़े से छोटे पर जाने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT। NIT कैसे निकालेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस सब्सिडीज। बड़े ध्यान से वर्ड पढ़ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है दैट मींस सब्सिडी ऑलरेडी लेस हो चुकी है, अब दोबारा से लेस नहीं करनी। और अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है तो फिर आपको सब्सिडीज माइनस करनी पड़ेंगी। और अगर सिर्फ सब्सिडीज गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो मान लेंगे, तो आपके पास एनआईटी क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ सब्सिडीज। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे बाद में गलत करते हैं। ये बस कल की क्लास से फिर हमारा न्यूमेरिकल पार्टी स्टार्ट होगा, तो हम 3-4 दिन हम न्यूमेरिकल ही करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आ गया फैक्टर को छोटे से बड़े पर जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनआईटी। फिर ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए। तो मैंने कहा कि देखो यहां जो निकालना होता है उसको किधर रखो, लेफ्ट हैंड साइड, और जो पता है उसको राइट हैंड साइड। नेट से ग्रोस पे जाना है, छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक नो चेंज। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, तो छोटे से बड़े पर जाना है प्लस एनआईटी। तो इस तरीके से यहां पर देखो नेट से ग्रोस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस बड़े से छोटे पर जाना है तो माइनस एनआईटी। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने इसमें बात करी कि ग्रोस से नेट, तो बड़े से छोटे पर माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक, बड़े से छोटे पर माइनस एनएफआईए। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, छोटे से बड़े पर तो प्लस एनआईटी। समझ में आ गया कन्वर्जन? तो ये अपने को बात समझ में आ गई थी। फिर अपन ने नेक्स्ट जो बात करी दैट इज जीडीपी। कन्वर्जन सीखने के बाद क्या पढ़ा अपन ने, जीडीपी। हमने कहा जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए पूरे साल में, अगर उन सब की वैल्यू का टोटल कर लें दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। जीडीपी कैसे निकलता है, जिस साल में प्रोडक्शन हुआ है, जितने प्रोडक्ट हुए, जैसे ए बी सी डी ई 5 प्रोडक्ट हुए, तो ए का क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी। बी का क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सबकी वैल्यू निकाल कर क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। यहां तक कोई दिक्कत? जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, सॉरी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फिर हमने कहा जीडीपी दो तरीके की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जीडीपी एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस, जो इस साल के प्राइसेस पर मेजर करेंगे दैट इज नॉमिनल जीडीपी। और जो बेस ईयर, जो कांस्टेंट प्राइसेस पर जिसको मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइस, मतलब जीडीपी निकलेगा ऐसा, प्राइस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी। जिस साल का जीडीपी निकालना है उसी साल का प्राइस, उसी साल की क्वांटिटी, तो वो कौन सा जीडीपी निकलेगा, नॉमिनल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी निकालना है तो क्वांटिटी तो करंट ईयर की, बट प्राइस जिस साल से कंपेयर करना है उस साल के प्राइसेस ले लो, तभी आपको समझ में आएगा पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी क्वांटिटी बढ़ी है। ठीक है, तो हमने कहा रियल जीडीपी प्राइस कांस्टेंट होगा प्रीवियस ईयर का और क्वांटिटी करंट ईयर की। फिर मैंने आपको बताया कन्वर्जन। कन्वर्जन का एक ही रूल है मैथमेटिक्स में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर दो, जैसा न्यूमरेटर वैसा ही डिनोमिनेटर कर दो। नॉमिनल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी गिवन है, तो रियल जीडीपी कौन से प्राइस पर होता है, बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस, और उसको अपन क्या लेते हैं 100, तो डिवाइड बाय 100 कर दो। निकालना क्या चाह रहे हो, नॉमिनल मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज करंट ईयर प्राइस को क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। और रियल जीडीपी निकालना है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, तो नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइसेस पर है, करंट ईयर प्राइसेस पे, तो नीचे उससे करंट ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे, दैट इज प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दो, और जो निकालना है रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। क्लियर यहां तक? तो ये कन्वर्जन सीख लिया। फिर अपने पास आया वेलफेयर। तो अपने कहा वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा वेलफेयर होगा। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा वेलफेयर होगा। तो अपन ने बात करी कि अब ये बताओ अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो उसके तो दो रीजन हो सकते हैं,
क्या तो प्राइस बढ़ गया, या तो क्वांटिटी बढ़ गई, या तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अपन ने कहा कि हम यहाँ पे श्योर नहीं है, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है तो उसका एक ही रीजन हो कि इंक्रीज इन क्वांटिटी बढ़ी है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो प्राइस बढ़ता है तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। फ्लो बढ़ने की वजह से अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ज़्यादा होगी, जिससे कि वेलफेयर इंक्रीज करेगा। बट क्या आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हो? मैं आपसे कहूँ नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, तो क्या आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे कि प्राइस की बढ़ने की वजह से बढ़ी है या क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से बढ़ी है? नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया, दैट इज रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी में प्राइस तो क्या लेते हैं, पिछले साल का ही, जिस साल से कंपेयर करना है। अब अगर रियल जीडीपी बढ़ेगी तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज इंक्रीज इन क्वांटिटी। आपके पास इंक्रीज इन क्वांटिटी, और इंक्रीज इन क्वांटिटी होगा तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा होगा तो अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन बढ़ेगी, जिसकी वजह से वेलफेयर बढ़ेगा। तो ये बताओ बेटर इंडेक्स कौन सा है वेलफेयर का, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? कौन सा है? रियल जीडीपी। तो अपन ने कहा देयरफॉर रियल जीडीपी इज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, देयरफॉर रियल जीडीपी इज द बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा रह गया अब तो अपने पास 2-4 मिनट। यस, देखिए फिर अपन ने ये बात करी, अपन ये बनाकर दिखाया रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो जिस साल का निकाल रहे हैं उसी साल का प्राइस, उसी साल की क्वांटिटी। जब अपन ने नॉमिनल जीडीपी निकाला 2021 का तो ये आया, लेकिन अब ये बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं, क्या तो प्राइस या तो क्वांटिटी। बट जब रियल जीडीपी निकालेंगे तो प्राइस तो वही ले लिए, देख सकते हो आप, प्राइस 11-12 के लिए, क्वांटिटी इस साल के लिए। तो इस केस में ये आपके पास आ जाएगी। तो अब आपको पता है पहले 5000 थी, अब 9000, तो जो ये 4000 बढ़ा है आपके पास, ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी बढ़ा है, और क्वांटिटी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर अपन ने बात करी जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जनरली तो क्या होगा, जितना ज्यादा जीडीपी होगी, रियल जीडीपी, कौन से जीडीपी की बात कर रहे हैं? रियल जीडीपी। तो हमने कहा रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हायर द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी, ग्रेटर इज द वेलफेयर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जितना ज्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा उतनी ज्यादा अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ज्यादा होगी। देयरफॉर कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। लेकिन इस डायरेक्ट रिलेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये अपन ने बात करी थी। तो इसमें तो इतना ही पढ़ा था अपन ने। और फिर लास्ट में हमारे पास आ गई सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस। ठीक है, फिर अपन ने ये बात करी कि लिमिटेशंस ऑफ रियल जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हमने कहा वैसे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इस बात की भी कुछ लिमिटेशंस है। कितनी लिमिटेशंस है? 4 लिमिटेशंस है। कौन कौन सी? सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। हमने कहा कि रियल जीडीपी बढ़ रही है, उससे क्वांटिटी तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन कौन से गुड्स के प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये जरूरी है। ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या हेल्थ हजार्डस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उससे प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्टली वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये इस बात की एक लिमिटेशन है। तो हमने कहा देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। दीज आर एज फॉलोज। पहला है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। तो अपन ने कहा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। एग्जांपल दिया कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स डज नॉट रिलेट टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दूसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अभी भी गांवों में कुछ एक्सटेंट तक क्या होता है, बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता है, और फार्म लेबर्स को कैसे पे किया जाता है? इन काइंड पे कर देते हैं प्रोड्यूस की फॉर्म्स में। जितना पे करते हैं उसको कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करते, और जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एक्चुअल में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था बट रिकॉर्ड कम किया, तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या हो गई? अंडर एस्टिमेट हो गई। दिस इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। और जीडीपी को सही से मेजर नहीं किया तो वेलफेयर तो फिर ट्रूली शो करेगा ही नहीं। In rural areas, barter system of exchange prevails to some extent. Payment for farm labor are often made in kind rather than in cash. All such transactions remain unrecorded. This causes underestimation of GDP, and in the extent of GDP, to the extent GDP remains underestimated, it remains an inappropriate index of welfare. फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अपन ने कहा गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन सब लोग उसको क्या अवेल कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो सारे लोग, उनकी इनकम कैपेसिटी, जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन के अंदर हमने कहा कि ऐसे हम कह सकते हैं कि इसकी ये भी एक लिमिटेशन है। दैट इज इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल देन जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। उस केस में सबका वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, कुछ का बढ़ेगा, कुछ का नहीं बढ़ेगा। अगला आ गया एक्सटर्नलिटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
हमने कहा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोसाइटी पर गुड या तो बैड इंपैक्ट पड़ता है, तो गुड और बैड इंपैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर इट, है ना। ये बात आपने बात कर ली कि जिसके लिए ना तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है ना ही हमें पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। तो अगर गुड इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और अगर बैड इंपैक्ट पड़ रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल का लिया आपने गार्डनिंग की, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई उसको एंजॉय कर रहे हैं, नेबर है मिस्टर एक्स के, तो उसके लिए उसको कोई पैसा तो दे नहीं रहा है वो, तो इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, सोसाइटी पर गुड इंपैक्ट किया। कोई भी स्मोक एमिट कर रही है फैक्ट्री जो है, तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन जिसके लिए उसके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जा रही है, दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बैड इंपैक्ट पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ कितने देर में, मैक्सिमम जो है 45 मिनट्स में अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, 40, है ना। इसी के साथ आपको 2 चैप्टर्स इस तरीके से, तो अगर कर पा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे तो और थोड़ा स्पीड धीरे 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 रिड्यूस करेंगे। कल यहाँ तक एक बार पढ़कर आना आप लोग, कल आते ही अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विदाउट रिवीजन, और कल न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, साथ साथ फिर हम थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे।